कल्पना कीजिए कि कल सुबह आंख खुले और देश में मौजूद 86% नकद पैसा अचानक रद्दी के कागज में बदल जाए। हाँ, मतलब कोई भी उस पैसे को स्वीकार करने से ही मना कर दे। बिल्कुल। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन 2016 में ठीक ऐसा ही हुआ था। सही कहा। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट पर जाता है, हाँ। जबकि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य इंजन काम कर रहा है। मतलब एक ऐसी मशीन जो ये तय करती है कि दूध का पैकेट कितने का मिलेगा, या फिर घर का लोन कितना महंगा होगा, और जेब में रखा नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या उसकी कोई असली कीमत है। जी। इस मशीन का नाम है हमारी बैंकिंग प्रणाली। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा उद्देश्य इसी पूरी व्यवस्था को समझना है। बैंकिंग के इतिहास से लेकर रिजर्व बैंक के काम करने के तरीके और विमुद्रीकरण जैसे विशाल आर्थिक झटकों के पीछे के विज्ञान को आज हम डीकोड करेंगे। चलिए फिर इस मुद्दे की परत दर परत खोलते हैं। अगर सबसे बुनियादी बात से शुरुआत करें तो एक समय था जब भारत में कोई केंद्रीय बैंक था ही नहीं। देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर समझें तो पैसे का लेन देन कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई एक बहुत ही जटिल नियंत्रण प्रणाली है, जो कि भरोसे पर चलती है। लेकिन ये केंद्रीय बैंक की जरूरत अचानक कैसे महसूस हुई और ये व्यवस्था खड़ी कैसे हुई? ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश काल से। 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बना था, जिसे शायद हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसी कमीशन ने पहली बार ये महसूस किया कि भारत जैसे विशाल और विविध देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सर्वोच्च संस्था की जरूरत है, जो सिर्फ नोट छापने का काम ना करे बल्कि पूरी मौद्रिक व्यवस्था को एक दिशा दे सके। एकदम सही। और इसी सिफारिश के आधार पर सालों बाद 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ। और आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने काम करना शुरू किया। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई थी। इसकी प्रारंभिक पूंजी मात्र 5 करोड़ रुपए थी। क्या बात है, सिर्फ 5 करोड़? और एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्यालय शुरुआत में मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में था। जी, 1937 में इसे कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। मुझे लगता है ये सिर्फ एक दफ्तर बदलने जैसी बात नहीं थी। कलकत्ता से मुंबई जाना एक तरह से देश के वित्तीय इंजन की दिशा तय करने जैसा था। बिल्कुल, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। कलकत्ता उस समय राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा था, जबकि मुंबई तेजी से देश की व्यावसायिक धड़कन बन रहा था। सूती कपड़ा मिलें, बंदरगाह, बढ़ता हुआ व्यापार। हाँ, और एक केंद्रीय बैंक को राजनीतिक गलियारों से थोड़ा दूर और व्यापारिक गतिविधियों के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। बाजार की नब्ज को करीब से महसूस करना जरूरी था। सरकारी संस्था नहीं थी। ये एक निजी शेयरधारकों वाला बैंक था। ये तो आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को हुआ कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी जो संस्था आज पूरे देश का पैसा नियंत्रित करती है वो कभी निजी हाथों में थी। जी, और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आने के बाद इसका ढांचा भी विकसित हुआ। पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। हाँ, आज के समय में ये ढांचा थोड़ा बदल गया है, जहां एक गवर्नर और उनकी मदद के लिए अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब जब ये संस्था स्थापित हो गई है तो इसके असली काम पर आते हैं। आरबीआई अधिनियम की धारा 22 इसे करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब अपवाद सामने आता है, जिससे अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वही 1 रुपए के नोट वाली बात ना? बिल्कुल। सारे नोट आरबीआई छापता है, लेकिन 1 रुपए का नोट और देश के सभी सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है कि बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये एक पुरानी वैधानिक परंपरा का हिस्सा है जो आज भी चली आ रही है। लेकिन इन नोटों को छापने के पीछे जो सबसे बड़ा विज्ञान है वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जिसे 1957 में लागू किया गया था। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इस प्रणाली के तहत आरबीआई को नोट छापने के लिए अपने पास हमेशा 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व या कोष बनाए रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना
और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। लेकिन एक बात गले नहीं उतरती। वो क्या? देखिए, भारत आज $1 ट्रिलियन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। करोड़ों अरबों के लेन देन रोज हो रहे हैं। ऐसे में मात्र 200 करोड़ रुपए का रिजर्व। मैं समझ रही हूँ। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज नहीं है? इतने बड़े देश के लिए सिर्फ 200 करोड़? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पैसे की पुरानी और नई दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती थी। मतलब अगर सरकार 100 रुपए का नोट छाप रही है तो खजाने में 100 रुपए का सोना होना चाहिए? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर नोट के बदले सोना मांग सकता था। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे फियाट मनी का युग कहते हैं। फियाट मतलब सरकार का आदेश या डिक्री? जी, आज वो 200 करोड़ का रिजर्व सिर्फ एक ऐतिहासिक औपचारिकता है। भारतीय रुपए की असली ताकत उस 115 करोड़ के सोने में नहीं है। तो फिर ये ताकत आती कहाँ से है? ये ताकत आती है भारत सरकार की संप्रभुता से, देश की कर वसूलने की क्षमता से और कुल आर्थिक उत्पादन से। मतलब अगर सरकार कल कह दे कि ये नोट लीगल टेंडर नहीं है तो उसकी कीमत शून्य हो जाएगी। एकदम सही। ये पूरी तरह से एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक भरोसे पर टिका हुआ तंत्र है। और इस भरोसे को टूटने से बचाने के लिए आरबीआई अंतिम ऋणदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका भी निभाता है। ये सिद्धांत किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली की तरह है। मान लिया जाए कि किसी कमर्शियल बैंक को लेकर अफवाह फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है। हाँ, घबराहट में हजारों लोग एक साथ अपना पैसा निकालने पहुंच जाएंगे, जिसे हम बैंक रन कहते हैं। और जाहिर है कोई भी बैंक सारा जमा पैसा नकद तो रखता नहीं है, वो उसे लोन में घुमा चुका होता है। बिल्कुल। ऐसे में उस बैंक के पास नकदी खत्म हो जाएगी और वो सच में डूब जाएगा, जिससे पूरे देश की व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ सकता है। खौफनाक स्थिति है। तो यहाँ आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में आकर उस डूबते बैंक को तुरंत तरलता या नकद दे देता है, ताकि वो ग्राहकों को पैसा लौटा सके और बाजार में शांति बनी रहे। यानी आरबीआई वो अदृश्य ढाल है जो सिस्टम को ढहने से रोकता है। विदेशी मुद्रा भंडार को भी यही संभालता है। लेकिन अब नोट छापना या बाजार को गिरने से बचाना केवल एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी बीमारी है महंगाई, उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है? यहीं पर मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी की एंट्री होती है, जिसका सीधा मकसद बाजार में पैसे के बहाव को कंट्रोल करना है। जी। अगर इसे थोड़ा सरल करने के लिए एक एनालॉजी लूं, तो आरबीआई के पास जो हथियार हैं वो किसी गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम की तरह हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, सीआरआर और एसएलआर गाड़ी के एयरबैग या इमरजेंसी ब्रेक जैसे हैं, और जो रेपो रेट है वो इस पूरे अर्थव्यवस्था का एक्सेलरेटर और ब्रेक है। बहुत सही तुलना है। इसे समझने के लिए पहले सीआरआर यानी नकद आरक्षित अनुपात की हकीकत समझनी होगी। जो पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है? हाँ, ये वो हिस्सा है जो हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि में से निकालकर सीधे आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है। और सबसे जरूरी बात, इस रखे गए पैसे पर बैंकों को आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता। एकदम सही। ये पैसा ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ एसएलआर या सांविधिक तरलता अनुपात वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने ही पास तरल संपत्ति में रखना होता है, जैसे सोना या फिर सरकारी बॉन्ड्स। बिल्कुल। इन दोनों का मूल उद्देश्य ये है कि कोई भी बैंक जनता का 100% पैसा लोन पर ना बांट दे, एक सुरक्षित बफर मौजूद रहे। और अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई बेकाबू हो रही हो तो वो एक्सेलरेटर या ब्रेक यानी रेपो रेट कैसे इस्तेमाल होता है? रेपो रेट का पूरा नाम रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट है। आसान भाषा में ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई आम बैंकों को छोटी अवधि के लिए कर्ज देता है। मान लीजिए बाजार में बहुत पैसा आ गया है, लोग बेतहाशा खरीदारी कर रहे हैं, जिससे चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। आरबीआई से कर्ज महंगा मिलेगा तो आम बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए होम लोन और कार लोन महंगे कर देंगे। सही बात है। जब लोन महंगा होगा तो लोग कम कर्ज लेंगे, खरीदारी टाल देंगे। बाजार में पैसे का भाव कम हो जाएगा, मांग घटेगी और महंगाई पर अपने आप ब्रेक लग जाएगा। और इसके ठीक विपरीत रिवर्स रेपो रेट होता है, जब बैंक अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करके उस पर ब्याज कमाते हैं। और आपात स्थितियों के लिए एमएसएफ यानी सीमांत स्थायी सुविधा भी है, जहां बैंक रातों रात रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं, जिसकी ब्याज दर रेपो रेट से थोड़ी ज्यादा होती है। एक और तरीका है खुले बाजार की क्रियाएं या ओएमओ
ये ऐसा है जैसे आरबीआई सीधे बाजार में उतरकर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कर रहा हो। जब बाजार से पैसा सोखना होता है तो आरबीआई ये प्रतिभूतियां बैंकों को बेच देता है। और बैंकों का पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। इन सभी फैसलों को लेने के लिए 2016 में एक समिति बनी थी। हाँ, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी का गठन हुआ था। बिल्कुल। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार द्वारा नियुक्त, जिनका लक्ष्य मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर को 4% के आसपास बनाए रखना है, ±2% के मार्जिन के साथ। ये ढांचा बहुत ही पारदर्शी है। पहले सिर्फ गवर्नर ही ब्याज दरें तय करते थे, लेकिन अब मतदान प्रक्रिया से होता है। ताकि विकास और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन बना रहे। ये तो बात हो गई सर्वोच्च नियंत्रक की। अब जमीनी स्तर पर आते हैं, जहां ये नीतियां आम आदमी तक पहुंचती हैं। भारत में बैंकों का वर्गीकरण भी बहुत विस्तृत है। सबसे आम चेहरा तो वाणिज्यिक बैंक है, जैसे एसबीआई या एचडीएफसी, जिनका मुख्य काम जमा स्वीकार करना और लाभ कमाने के लिए कर्ज देना है। लेकिन 60 और 70 के दशक में एक समस्या देखी गई। वो क्या? ये कि ये बड़े बैंक सिर्फ शहरों तक सीमित थे, गांव या छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहे थे। अच्छा, इसी खाई को पाटने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी का कॉन्सेप्ट सामने आया था। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। 1975 में एम नरसिंहम समिति की सिफारिशों के बाद इनकी स्थापना हुई। इनकी संरचना बहुत ही कमाल की है। केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की 35% हिस्सेदारी। जी, ये बंटवारा सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास केंद्र की आर्थिक ताकत हो, राज्य की जमीनी समझ हो और प्रायोजक बैंक की व्यावसायिक विशेषज्ञता हो। और श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि देश का सबसे पहला आरआरबी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुला था। हाँ, प्रथमा बैंक, जिसका प्रायोजक सिंडिकेट बैंक था। इसके समानांतर ही सहकारी बैंक भी काम करते हैं, जो राज्य, जिला और गांव के स्तर पर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल मुनाफे के लिए काम नहीं करते, ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चलते हैं। जिसका मतलब है कि बैंक के सदस्य ही इसके मालिक होते हैं। लेकिन पिछले एक दशक में एक बिल्कुल नई श्रेणी उभर कर आई है, विभेदीकृत बैंक। हाँ, इसके 2 मुख्य रूप हैं, पेमेंट्स बैंक और लघु वित्त बैंक। पेमेंट्स बैंक के ढांचे को देखकर तो लगता है जैसे ये डिजिटल वॉलेट का ही एक आधुनिक रूप हो। ये तुलना काफी हद तक सही है। नचिकेत मोर समिति ने पेमेंट्स बैंक की सिफारिश की थी वित्तीय समावेशन के लिए, मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और छोटे कारोबारियों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल। ये ग्राहक से अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा राशि ले सकते हैं, लेकिन वे लोन नहीं दे सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। सिर्फ सुरक्षित लेन देन और छोटी बचत। दूसरी तरफ लघु वित्त बैंक है, जिन्हें उषा थोराट समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। ये लोन दे सकते हैं, लेकिन इन पर एक बड़ी शर्त होती है। इन्हें अपना 75% कर्ज प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है, जैसे छोटे किसान, सूक्ष्म उद्योग। जी, और इन सब के अलावा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाबार्ड जैसी विशिष्ट संस्थाएं भी हैं, जो 1982 में बी शिवरामन समिति की रिपोर्ट के बाद बनी। नाबार्ड सीधे किसानों को कर्ज नहीं देता, बल्कि ग्रामीण बैंकों को फंड मुहैया कराता है। इसी तरह छोटे उद्योगों के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और आयात निर्यात के लिए एक्जिम बैंक। खैर, अब हम इस बैंकिंग तंत्र के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आप एनपीए की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो स्थिति जहां बैंक पैसा तो देते हैं, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आता। एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्तियां। कोई भी ऋण एनपीए तब बनता है जब 90 दिनों से अधिक समय तक उस कर्ज की मूल राशि या ब्याज वापस नहीं मिलता। ये 90 दिन का नियम एक तरह का अलार्म है जो बताता है कि बैंक का पैसा खतरे में है। और जब ये बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैलने लगी तो कड़े कदम उठाने पड़े। पहले तो बैंक अदालतों में सालों लड़ते थे। फिर 2002 में सरफेसी एक्ट आया, जिसने अदालतों के चक्रव्यूह को तोड़कर बैंकों को अधिकार दिया कि वे गिरवी संपत्ति बिना अदालत गए जब्त कर सकते हैं। और उसके बाद 2016 में आईबीसी आया, जिसने कंपनियों के दिवालियापन को सुलझाने के लिए तय समय सीमा लागू की। और हाल ही में एक नया शब्द सुनने को मिला है, बैड बैंक या NARCL। जी, अगर एक एनोलॉजी से समझे तो ये बैड बैंक घर का कचरा साफ करने वाले एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है।
जो कमर्शियल बैंकों की बैलेंस शीट में फैले हुए जहरीले कर्जों को खींच लेता है। बिल्कुल। जब किसी बैंक के पास एनपीए बढ़ जाता है तो बैंक डर जाता है और नए लोन देना बंद कर देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में एक भयंकर ठहराव आ जाता है। नया लोन नहीं तो कारखाने नहीं, नौकरियां नहीं। लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, तो बैड बैंक आकर उन खराब कर्जों को डिस्काउंट पर खरीद लेता है, जिससे मूल बैंक की किताबें साफ हो जाती हैं, डर खत्म हो जाता है और वो फिर से बाजार में ताज़ा कर्ज बांटने लगता है। और बैड बैंक उस खरीदे हुए कर्ज की वसूली खुद करता रहता है। इससे एक बात तो साफ है कि ये पूरी अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक डोर से बंधी है। और इसी नाजुक डोर का सबसे चरम परीक्षण देश ने विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन के दौरान देखा। बिल्कुल। जब पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला मुख्य उपकरण रातों रात अमान्य घोषित कर दिया जाए। 8 नवंबर 2016 की रात को जब 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान हुआ था, अर्थव्यवस्था की कुल नकदी का 86% हिस्सा, जो लगभग 15.4 लाख करोड़ रुपए था, अचानक चलन से बाहर हो गया। ये एक अकंपनीय आर्थिक झटका था। हालांकि भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1946 में और फिर 1978 में भी बड़े नोट बंद किए गए थे। लेकिन 2016 का पैमाना अभूतपूर्व था, क्योंकि 500 और 1000 के नोट आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। सही कहा। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि 2023 में रिजर्व बैंक ने जो 2000 रुपए के नोट वापस लिए, वो विमुद्रीकरण नहीं था। वो एक क्लीन नोट पॉलिसी थी, जिसके तहत पुराने नोट बैंकिंग व्यवस्था में वापस लाए जा रहे थे। जी, अगर 2016 के उद्देश्यों की बात करें तो लक्ष्य स्पष्ट था: काले धन को नष्ट करना, जाली मुद्रा रोकना और डिजिटल भुगतान बढ़ाना। और इसके सकारात्मक प्रभावों को निष्पक्ष रूप से देखें तो कर आधार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा। लगभग 3 लाख संदिग्ध शेल कंपनियों पर रोक लगी जो काले धन को इधर-उधर कर रही थी। बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में तरलता आ गई। और जो सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ वो था डिजिटल लेन देन का विस्फोट। यूपीआई को जो गति मिली, उसने भारत को आज रियल टाइम डिजिटल भुगतान में दुनिया के शीर्ष देशों में ला खड़ा किया है। लेकिन हर बड़े आर्थिक झटके की एक भारी कीमत होती है। 86% नकदी अचानक गायब होने से मांग का भारी संकट पैदा हो गया। जी, जीडीपी की विकास दर में मंदी आई। सबसे विनाशकारी प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर पड़ा, जहां भारत का 80 से 90% रोजगार है जो पूरी तरह नकदी पर निर्भर था। दिहाड़ी मजदूरों, रेड़ी वालों का चक्र टूट गया। और ग्रामीण इलाकों में रबी फसल की बुआई का समय था। किसानों के पास बीज और उर्वरक के लिए नकदी का संकट पैदा हो गया। एमएसएमई क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला अस्त व्यस्त रही। और फिर अगस्त 2018 में रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बंद किए गए नोटों का 99.3% हिस्सा वापस बैंकिंग प्रणाली में लौट आया है। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे काले धन को खत्म करने के लक्ष्य पर सवाल खड़े हो गए। आलोचकों ने तर्क दिया कि अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो मतलब काले धन को अलग अलग तरीकों से सफेद कर लिया गया। इस पर लंबी कानूनी लड़ाई भी चली। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 4.1 के बहुमत से इस फैसले को वैध ठहराया। न्यायालय का तर्क था कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच 6 महीने तक गहन परामर्श हुआ था। लेकिन इसी फैसले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की जो असहमति थी, वो बहुत गहरे लोकतांत्रिक सवाल उठाती है। उनका तर्क था कि विमुद्रीकरण जैसा विशाल कदम केवल एक राजपत्र अधिसूचना के जरिए नहीं लिया जाना चाहिए था। उनका मानना था कि इतनी बड़ी शक्ति का प्रयोग संसद में कानून बनाकर और विस्तृत चर्चा के बाद होना चाहिए था। ये एक ऐसा पहलू है जो भविष्य के हर बड़े आर्थिक फैसले के लिए एक नैतिक और कानूनी संदर्भ बन गया है। क्योंकि बैंकिंग और मौद्रिक नीतियां सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, वे समाज के व्यवहार और अधिकारों को आकार देती हैं। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा को अगर समेटें तो 1935 में 5 करोड़ की पूंजी से शुरू हुआ रिजर्व बैंक का सफर आज डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुहाने पर खड़ा है। और श्रोताओं के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सब सिर्फ किताबों का इतिहास नहीं है। जब कोई यूपीआई से चाय वाले को पेमेंट करता है, या घर का लोन महंगा होता है, या किसान कर्ज लेता है, तो पर्दे के पीछे यही पूरी विशाल मशीनरी काम कर रही होती है। इस अदृश्य मशीन के बिना आधुनिक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जी, ये हमारे हर वित्तीय कदम को दिशा देती है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है।
हमने देखा कि केंद्रीय बैंक भौतिक नकद को अमान्य कर सकता है। और पूरी व्यवस्था को डिजिटल की ओर ढकेल सकता है। तो अब जब दुनिया भर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर तेजी से काम हो रहा है, जी, अगर भौतिक नकद पूरी तरह से खत्म हो जाए और हर एक रुपया सीधा सर्वर पर दर्ज एक डिजिटल कोड बन जाए, तो क्या हमारी वित्तीय निजता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नकद पैसा हमें एक तरह की गुमनामी देता है। किसने किसे कब और क्या दिया ये ट्रैक नहीं हो सकता। क्या पूरी तरह से डिजिटल और केंद्रीय सर्वर से जुड़ी अर्थव्यवस्था में ये गुमनामी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी? और क्या भविष्य में हमारा हर एक वित्तीय कदम एक पूरी तरह से पारदर्शी निगरानी का हिस्सा होगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसे आने वाले समय में हर नागरिक को खुद से पूछना होगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।